चलो आगे आ जाओ, इस पे रहो, एक सीट आगे आ जाओ। तुम आगे आ जाओ बेटा, तुम आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ। तो एक को दिन क्लास चला था कि नहीं भी चला था? ठीक, तो तुम एक दिन क्लास चला था? अभी क्लास चला था कोई कि नहीं चला था? अभी नहीं चला था। चलिए देखिए, आज तो हमको समझा देते हैं सिलेबस क्या क्या है पहले, और सिलेबस में देखिए क्या क्या पढ़ना हम लोग को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ये देखिए, अब तक क्या था बीएससी फर्स्ट ईयर से, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग कितना पेपर पढ़ते थे? फर्स्ट ईयर में 3 पेपर था, सेकेंड ईयर में 3 पेपर था। ठीक है, अब क्या होगा बीएससी थर्ड ईयर में आपका 4 पेपर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो चारों पेपर होगा, जैसे जब आप हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल से आप इंटर में आए थे, तो अचानक से देखिए चीज़ें टफ हो गई थी आप लोगों के लिए, याद है? हाई स्कूल के बाद जब इंटर में आप आए थे, हाई स्कूल में किताबें पतली पतली होती हैं, इंटर में अचानक इतनी मोटी किताब आ जाती है सामने। ठीक है ना, तो चीज़ें जो थोड़ी सी क्या हो जाए टफ हो जाती हैं। आप डायमेंशन एनालिसिस देखें, वेक्टर देखें हाई मतलब इंटर में, तो आपको लगा होगा कि हाँ यार ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्या मुश्किल है। फिर जब आप पढ़े तो आपको क्या लगा कि नहीं यार ठीक है, आसान है, हो जाएगा। ठीक, तो यही सेम फीलिंग आपको बीएससी थर्ड ईयर में आएगी। क्यों? क्योंकि जो बीएससी थर्ड ईयर होता है बेटा, वो एमएससी का देखिए गेटवे होता है। अब इसके बाद आप एमएससी में चले जाते हैं। एमएससी का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अब स्पेशलाइज्ड होने जा रहे हैं। तो जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप आते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सिलेबस को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग और कैसे पढ़ेंगे। ठीक, ये एक चीज़ अगर आज आपको समझ में आ गई तो उसके बाद फिजिक्स आपको कोई पढ़ाएगा, चाहे कॉलेज में चाहे कोचिंग में, आपको एक चीज़ क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 4 पेपर बेटा हमारा होता है बीएससी थर्ड ईयर में। टोटल हमारा पेपर कितना होता है बाबू? 4। ध्यान से पहले चीज़ समझ लो, आज बस कहानी सुन लो, आज बस कहानी सुन लो। बीएससी थर्ड ईयर बेटा हमारा 4 पेपर होता है। ठीक है ना, पहला पेपर क्या होता है? पहला पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सब पता कि नहीं पता कुछ आप लोगों को? वीडियो तो चल ही नहीं रहा, कैसे पता चलेगा? मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा बेटा पेपर क्या होता है हमारा? क्वांटम मैकेनिक्स। क्या होता है बाबू? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का नाम आप लोग सुने होंगे, फिल्म में भी सुने होंगे, कहीं ना कहीं फिल्मों में आप सुनते हैं, और काफ़ी फेमस वर्ड है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तीसरा बेटा पेपर क्या होता है हमारा? तीसरा बेटा पेपर होता है हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, चौथा बेटा होता है हमारा स्पेक्ट्रा ऑफ, अरे चौक बहुत छोटा है, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आज के बाद आप लोग को फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर की चाहे कोई पढ़ाए, आप लोग क्या कर लेंगे समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 4 पेपर बेटा तुम लोग का है। ठीक है ना, और यहाँ पे वेटेज भी बढ़ गया है। वेटेज मतलब क्या? इससे पहले जब आप पेपर पढ़ते थे तो 45 का होता था, यहाँ पे बेटा वेटेज कितने का हो गया? 50 नंबर का। 50 मार्क्स का ये आ जाएगा आपका, 50 का आपका ये रहेगा, 50 का आपका ये रहेगा, और 50 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, और 100 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होगा। प्रैक्टिकल में आप लोग एक्सपर्ट होते ही हैं, तार वार जोड़ते ही हैं, लैब वैब जला ही देते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो 100 नंबर किसका होता है? प्रैक्टिकल का। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 बार मैकेनिक्स वर्ड यूज हुआ है। एक बार यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, एक बार यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, और एक बार यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।
ठीक है ना, 3 बार मैकेनिक्स वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3 तरह की मैकेनिक्स आप लोग को पढ़नी है, ठीक है ना। अब ये 3 तरह से आप क्लासीफाई कैसे करते हैं, या 3 तरह की मैकेनिक्स का क्या रीज़न है, तो ये हम आपको एक एक करके क्या कर देते हैं समझा। देखिए पढ़ना क्या क्या है, पहले जो बची हुई चीज़ें वो आपको बताते हैं। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स है आपका, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोगों को, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, आपको पूरा पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, और जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑसिलेशन एंड वेव वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाता है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। अगर आप लोग को याद हो तो d2y बाई dx2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक, पक्का? किसका है बताइए, पक्का? टी होना चाहिए। यहाँ पे अगर टी होता, यहाँ पे अगर टी होता तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता वो। ऐसे क्या है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एसएचओ के जैसा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका टाइप है ये। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एसएचओ टाइप है, ठीक। पर अगर एक्स की जगह पर टी ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, ठीक। फिजिक्स में जब भी मोशन होता है ना बेटा, वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ वेरिएबल क्या होगा? टाइम होगा, एक्स नहीं होगा। बात समझिएगा, वहाँ वेरिएबल क्या होगा? टाइम होगा, एक्स नहीं होगा, ठीक। तो ये एसएचओ जैसा है, एसएचओ नहीं है। एसएचओ बोले तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जैसा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ये नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पढ़ा था, इसका आपने सोल्यूशन भी निकाला था। सोल्यूशन क्या होता है इसका, याद है आपको? हम बता देते सोल्यूशन क्या होता है। अच्छा एक काम करिए, तो जरा कॉपी निकालिए अपनी, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, जल्दी जल्दी कॉपी निकालना, जल्दी कॉपी निकालिए। आज जल्दी जल्दी आप लोगों को सिलेबस पर समझा देते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सिलेबस होने वाला है आप लोगों का। कॉपी निकालिए, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। इसको बस आप दिमाग में रख रहिएगा क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब आप दिमाग में रख रहिएगा। मिटा देते हैं इसको। आज भी यही बताएंगे थोड़ा सा, कल भी आप लोग को सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करें, कल भी नहीं, जब भी नेक्स्ट टर्न होगा। चलिए बताइए, तो d2y बाई dx2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, या हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, इसी को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बना देते हैं। कैसे बना देंगे? d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप ये बताइए, ज़रा सोचिए, आप ज़रा सोचिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो भी आपको याद आ रहा हो, इसका सोल्यूशन क्या होता है बताइए। इसका सोल्यूशन क्या होगा बताइए, जो भी आपको याद आ रहा हो। हाँ, y इज इक्वल टू ए, ठीक, वो भी सोल्यूशन होगा इसका। या हम ऐसे लिखते हैं, जो सोल्यूशन आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग चेक करिए, सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रहा है, आप बताइए कौन सा सही है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फाई का चक्कर नहीं लगाते हैं, फाई का कोई मतलब नहीं होता। फाई तब इंपॉर्टेंट होता है बेटा जब एक से अधिक वेव हो या एक से अधिक ऑसिलेशन हो रहा हो। ये था जिस फिगर में, ये था जिस फिगर आपको, अगर आप लोग को याद हो तो वहाँ पर सारा का सारा खेल किसका था? फाई का था, है कि नहीं। फाई पे शेप डिपेंड करता था। तो फाई हम बच्चों को पहले दिन बताते हैं फर्स्ट ईयर में, अब तो क्या थर्ड ईयर में आ गया है, फर्स्ट ईयर में पहले दिन बताते हैं देखो भैया फाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाई तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आप एक एसएचओ की बात कर रहे हैं। जब एक से अधिक एसएचओ आएगा तब फाई क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो फाई को हम लोग छोड़ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तीसरा हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन है हमसे ना हो पाएगा। चलिए करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से।
हमसे ना हो पाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। अरे भाई सोल्यूशन कैसे निकालते हैं आप? मान लीजिए इसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लीजिए तीनों को, जल्दी करिए, 2 मिनट का टाइम है। रख के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? रख के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? भाई सोल्यूशन तो ऐसे निकालते हैं हम ना इक्वेशन का। रख के देख लें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स भूल गए क्या आप लोग? क्या सर लग रहा है कुछ अलग से बता देंगे, इतना ज़्यादा बता देंगे कि फिर सर कुछ अलग से नहीं बताएंगे। सर वही बताएंगे जो आप जानते हैं, बस उस तरह से नहीं जानते जिस तरीके से जानना चाहिए। अब डिफरेंशिएट करने आता ना भाई? चलिए गनीमत, भगवान का शुक्र है डिफरेंशिएट करने आता आप लोगों को। इस एक प्रॉब्लम को हल करके आपको समझ में आ जाएगा कि बीएससी थर्ड ईयर का लेवल क्या है, कितना कॉन्सेप्चुअल हो जाता है बीएससी थर्ड ईयर। और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर आप कोई सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। यू विल फॉल इन लव। जल्दी करिए जल्दी करिए। क्या आया? बी भी चेक कर लो, चेक करो बी भी। कितने लोगों का ये आ गया? पहला भी है, दूसरा चेक करिए। तुम्हारा है बेटा? आ गया था, पहुंच गई थी कि भी टाइम है? दिख रहा था ना? फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो गया ना? दूसरा करिए। आज आप लोग का बीएससी थर्ड ईयर में वेलकम करते हैं हम। अब 1-2 दिन लगेगा सिलेबस समझाने में, जल्दी करिए। दूसरा भी हो रहा है? अरे बाप रे बाप। अच्छा तीसरा भी देख लो यार। ऑप्शन चौथा ही रहेगा आप लोग के लिए। अंतिम में आप ये कहेंगे हमसे ना हो पाएगा, इसलिए हमने चौथा ऑप्शन दे दिया है। हमसे ना हो पाएगा। तुम किस कॉलेज से हो बेटा? तुम वहाँ शिवानी मैम पढ़ाती होंगी? कैसा पढ़ाती हैं? हाँ ठीक ठीक। तुम किस कॉलेज से बेटा? वहाँ कौन पढ़ाता है फिजिक्स? और कौन नहीं पढ़ाता है? सब तीसरा भी हो रहा है तब? अब बताइए। हमको देखियो कभी कॉलेज में, सेंट एंड्रूज में? नहीं देखियो? चलो कोई बात नहीं। सब सेटिस्फाई कर रहा है तब? ऑप्शन कौन सा है आप लोगों का? चौथा? ऑप्शन कौन सा लेके चलेंगे आप? चौथा? नहीं सर, अरे भाई कोई एक ऑप्शन तो हो नहीं रहा है, तो चौथा ही ना बचा, हमसे ना हो पाएगा। चलिए देखिए, समझिए मेरी बात, ध्यान समझिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है यार। देखो एक्चुअल में देखिए, जो इस इक्वेशन का जो मैथमेटिकल सोल्यूशन होता है ना, वो ये होता है, y = a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ठीक है ना। और जो फिजिकल सोल्यूशन होता है, जो फिजिक्स में जो सोल्यूशन होता है, वो या तो ये होता है या ये, एंड नहीं होगा, और होगा, और एंड नहीं होगा। एंड क्यों नहीं होगा? एंड का मतलब क्या कि दोनों, और का मतलब क्या? आइदर दिस और दिस, ठीक है ना, बात समझिएगा। दोनों में से कोई फिजिकली फिजिक्स में दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा, और मैथ्स में ये सोल्यूशन लिखते हैं आप, ठीक है ना। जैसे मैथ्स में करते क्या, मैथ्स हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं ना, तो हम दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं,
देखिए ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस, मतलब कॉस और साइन का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना, बस समझिएगा। ठीक, तो अब ये क्या ट्रिक है कि यार दोनों क्यों नहीं हो सकता है, दोनों कैसे नहीं हो सकता, अभी आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक, तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? जीरो वाई टी, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक, उसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को समझने के लिए जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को समझने का उससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं बेटा, कोई एग्जाम्पल नहीं उससे अच्छा। और उसी से आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन भी समझ सकते हैं, उसी से आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन भी समझ सकते हैं, दोनों आप समझ सकते हैं। फोर्स वाला समझना मुश्किल होता है उससे थोड़ा सा, फोर्स में फिर मतलब समझा तो सकते हैं मुझसे भी, पर कोई मतलब नहीं फोर्स वाला समझाने से, ठीक, क्योंकि फिर पीरियोडिक, क्योंकि फोर्स हार्मोनिक होता है पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसमें पीरियोडिक फोर्स आप नहीं लगा सकते ऑसिलेशन में, ठीक है ना। पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा होता है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का है सिस्टम, मान लीजिए, ठीक, बनाइए सिंपल पेंडुलम। ठीक, ठीक है, चलिए आइए, चलिए क्या करते हैं आप, यहाँ पे पेंडुलम रुका हुआ था, यहाँ से आप यहाँ पे खींच करके ले गए, ठीक है ना, ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑसिलेशन कैसे कैसे गिनेंगे आप? आपने यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया है, तो ये पोजीशन बेटा क्या होती है? y इज इक्वल टू 0, और कहाँ से ले जाते हैं आप? y इज इक्वल टू प्लस ए से y इज इक्वल टू माइनस ए, या माइनस ए से प्लस ए कह दीजिए, ठीक है ना। वो तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लेंथ होती है ये, वो तो अपने कन्वेंशन के लिए मानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अदरवाइज वो क्या है, लेंथ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक। चलिए अब मान लीजिए आप यहाँ ले जाके छोड़ दिया आपने, तब अब देखिए ऑसिलेशन आप कैसे गिनेंगे? तब मान लीजिए ये आप है, ऑसिलेशन आप कैसे गिनेंगे तब? 1 2 3 4, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, 1 2 3 4, 2 चक्कर पूरे हो गए, 1 2 3 4, 3 चक्कर पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ऑसिलेशन आप कहाँ से काउंट कर रहे हैं? y इक्वल टू 0 से, और y इक्वल टू 0 से जब बेटा ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके आप आगे बढ़ा देंगे, ठीक। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट सेट कर लिए अपने लैब में सिंपल पेंडुलम का, आप काउंट कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त आ गया, उछलते कूदते, लैब में बदमाश बच्चे होते ही हैं, वो कहा नहीं हम भी काउंट करेंगे, उसको कुछ आता नहीं है, वो भी काउंट करेगा। अब उसने काउंट करना कहाँ से स्टार्ट किया? उसने काउंट करना स्टार्ट किया यहाँ से, कर सकता है वो भी, 1 2 3 4, एक ऑपरेशन पूरा हुआ, 1 2 3 4, दूसरा ऑपरेशन पूरा हो गया, ठीक। अब देखिए ऑब्जर्वर दो है, दोनों की पोजीशन क्या है? अलग अलग है, एक काउंट कर रहा है y इक्वल टू 0 से, और एक काउंट कर रहा है y इक्वल टू प्लस ए से। प्लस ए कहाँ होता है आपका? यहाँ पर होता है, जहाँ तक आप जाते हैं वही क्या होता है आपका? प्लस ए होता है, इधर आपका माइनस ए हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ बनाएगा वो कहाँ से काउंट, आप यहाँ बैठ कर काउंट कर रहे हैं, वो यहाँ बैठ कर काउंट कर रहा है आपका दोस्त, ठीक है ना। अब यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसको कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है? साइन का, और जो यहाँ से देख रहा है उसको कौन सा दिखाई देगा? किसका ग्राफ होता है? कॉस का। बात समझे? तो ऑब्जर्वर की पोजीशन के हिसाब से सॉल्यूशन क्या होता है? डिसाइड होता है कि नहीं? ऑब्जर्वर की पोजीशन के हिसाब से अगर आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं y इक्वल टू 0 से, तो कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? साइन। एक्सट्रीम पोजीशन से या मैक्सिमम पोजीशन से, या मैक्सिमम पोजीशन ही कहते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन से, एक पोजीशन से अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आपको कॉस का ग्राफ दिखाई दे रहा है, मेन पोजीशन से साइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइन और कॉस अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। देख लीजिए आपके सामने है, मैथ्स में अलग अलग पढ़ाया गया था, फिजिक्स में देखिए एक ही मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो, है कि नहीं? बस ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है कि नहीं? ठीक। और ये भी बात सही है कि भाई आप या तो यहाँ हो सकते हैं या तो यहाँ हो सकते हैं, वरुण धवन तो है नहीं, आपकी जुड़वा है, दो जगह पाए जाएंगे, है कि नहीं? या तो आप यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे। ना सलमान खान है, आप उनकी भी जुड़वा आई थी, हमारे बचपन में सलमान खान वाली आई थी, आपके बचपन में वरुण धवन वाली आई है। सलमान खान वाली ज़्यादा अच्छी थी,
ठीक है, तो आप एक टाइम पे दो जगह तो हो नहीं सकते, बात समझिएगा, या तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं या तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि सोल्यूशन क्या होगा, और या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर कभी भी दो जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो यहां से काउंट करेगा या तो यहां से काउंट करेगा। ये वाला चिल्लाएगा साइन है, ये वाला चिल्लाएगा कॉस है, झगड़ा हो जाएगा है ना, पर एक्चुअल में दोनों क्या है, एक ही है ना। अब मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आप दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं आप, पर फिजिकली या तो ये पॉसिबल है या तो ये पॉसिबल है। बात समझ आ गई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि साइन होगा कॉस होगा तो आप क्या बताएंगे, या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, फिजिक्स में नहीं पॉसिबल है, मैथ्स में पॉसिबल है, मैथमेटिकली तीनों सोल्यूशन पॉसिबल है, पर फिजिकली आपका सिर्फ या तो ये होगा या तो ये होगा। इसलिए हम 4 ऑप्शन दिया था, पर यही निकल करके आया ठीक है ना, वो होता है, ठीक है ना। और ये बीएससी थर्ड ईयर है, ये बीएससी थर्ड ईयर, आपको समझना पड़ेगा, आप कंफ्यूज होंगे, अटकेंगे, पर सीखेंगे, और सीखना ही क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप कंफ्यूज होंगे, पक्का कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, ये होता है बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, बीएससी थर्ड ईयर में जो मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है वो ऐसे ही होती है कि आप कंफ्यूज होंगे, पर आप सीखेंगे, और जब सीख लेंगे तो कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो अब होता क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स जो होती है ना वो यही होती है। करते क्या है हम, देखिए पहली चीज ये समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं उनकी डिफिनीशन, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो आप कहेंगे सर एक ऐसा इक्वेशन जिसमें फंक्शन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या मतलब, dy बाई dx, d2y बाई dx2 डॉट डॉट डॉट, और कुछ कांस्टेंट्स हम ले लें। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसा है तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। यही डिफिनेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, और कांस्टेंट्स भी कुछ ले लीजिए सुविधा के हिसाब से। ठीक, चलिए, तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनेशन को देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी क्या, कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है, बहुत आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, पर इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। बात समझेगा, ठीक है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफिनीशन तो डिजाइन करना बड़ा आसान है, पर सोल्यूशन मिलना क्या है, पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में ढेर सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी हैं जिनका सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, पर फिजिक्स में हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करें जिसका सोल्यूशन ही ना हो, है कि नहीं भाई। फिजिक्स में तो भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, मैथ्स में प्रॉब्लम को सॉल्व आप नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका, आपको पता है कि ये सॉल्व नहीं होता, लिख देंगे सॉल्व नहीं होता है, और हम लोग किए भी हैं। तो हम लोग की मैथ्स की आदत देखिए होती है खराब, मैथ्स हमेशा आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट भी देता है जो फिजिकली पॉसिबल ना हो। उसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप 7th 8th में वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उसमें देखिए कई बार टाइम का 2 फैक्टर आता है, t बराबर कभी आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, t1 बराबर, और t2 बराबर आ जाएगा आपका -5 सेकेंड, मान लीजिए आ गया, -5 सेकेंड आ गया। तो आप कहते हैं कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, यही हमारा क्या है सोल्यूशन। भाई आप सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, t² -5t + 6t = 0, इस टाइप का मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन जब आप निकालते हैं, किसी का भी सोल्यूशन जब आप निकालेंगे तो t की 2 वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव वाली आप लेते हैं, नेगेटिव वाली आप छोड़ देते हैं। तो देखिए मैथ्स की आदत है वो एक्स्ट्रा रिजल्ट देगा, और जो फिजिसिस्ट होते हैं ना वो स्मार्ट होते हैं, वो अपने हिसाब से रिजल्ट क्या करते हैं, चूज करते हैं जो फिजिकली पॉसिबल है। तो मैथ्स ने देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको दिया, पर फिजिकली देखिए कौन सा पॉसिबल था, ये पॉसिबल था, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जो होते हैं उनको डिजाइन करना क्या होता है, आसान होता है, पर सोल्यूशन मिलना मुश्किल होता है, ठीक है ना, सोल्यूशन हम नहीं पा सकते। और उसमें से भी कुछ ही ऐसे होंगे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन की बड़ी सी फैमिली है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सॉल्व हो सकते हैं, और उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो फिजिक्स में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो उन्हीं की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, जो पहला आपका टॉपिक था मैथमेटिकल फिजिक्स। टॉपिक का नाम अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा आप लोगों को, पेपर का नाम याद हो जाएगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में बेटा हम लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जो फिजिक्स में क्या होते हैं, यूज होते हैं, इसी टाइप का होता है वो, मतलब इससे थोड़ा एडवांस होता है वो, और उन्हीं का हम लोग क्या करते हैं बेटा, सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, और उसका एप्लीकेशन फिर हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना, बात समझिएगा। ठीक,
तो फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन वही हम यूज़ करते हैं जो सॉल्व हो सकें और उन्हीं का सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं। तो ऐसे 3 डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में, 3 को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, कि एक से दूसरे में जाना। अगर आपसे पूछे कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं तो आप क्या बताएंगे? अब 1-2 दिन कुछ लिखाएंगे नहीं हम, बस ऐसे ही कहानी चलेगी, अभी कहानी सुनते रहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, और 9 होते हैं। n कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, n नहीं होते बेटा, n नहीं होते हैं। टोटल 11 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, 11 या 9, ऐसे 9 या 11 होता है, ठीक है ना, ठीक। और उनमें से हम लोग 3 पढ़ते हैं, सिर्फ 3, ये 3 हमारे सिलेबस में। तो उन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और ये भी पढ़ेंगे कि एक से दूसरे में कैसे जाना है। अगर आप लोग बीएससी, क्या आप बीएससी फर्स्ट ईयर पास हैं? प्रमोटेड हैं? प्रमोटेड है, याद रखिए, ठीक है। अगर आप पास होते तो आपसे सवाल पूछते, क्या पूछते कि ये रिलेटिविटी जब आप पढ़ते हैं तो रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट होता है, अगर आप लोग को याद हो तो, याद ही नहीं होगा क्योंकि प्रमोट हो गए थे, ठीक है। तो रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट होता है, अगर आप लोग को याद हो थोड़ा बहुत भी, रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट होता है। रिलेटिविटी पोस्टुलेट क्या कहता है कि ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर होमोजेनियस एंड ऑल द डायरेक्शंस आर आइसोट्रोपिक। मतलब क्या, ये पोस्टुलेट है रिलेटिविटी का, क्या कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कहते हैं। रिलेटिविटी में एक वर्ड यूज होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया था कॉन्सेप्ट, तो आइंस्टीन जब भी कोई कॉन्सेप्ट देता है उसकी इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उनकी वो कैब बहुत अच्छी थी, वोकैबलरी जो थी उनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। इसीलिए आइंस्टीन जब कोई कॉन्सेप्ट देते हैं कॉन्सेप्ट में इंग्लिश बहुत मुश्किल, जैसे एक कॉन्सेप्ट है आपका लेज़र का, LASER, लेज़र सुना है आप लोगों ने? सुना है ना। ये इसमें एस वर्ड एक आता है, एस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एक शब्द आता है आपका स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड, इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? स्टिमुलेटेड मतलब जानते हैं आप क्या होता है? स्टिमुलेटेड का मतलब होता है, हाँ बताओ बताओ। नहीं, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है इंड्यूस करना। इंड्यूस वर्ड तो आप जानते होंगे, इंड्यूस करना, प्रेरित करना। जैसे आप फैराडेज लॉ पढ़े होंगे, इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो इंड्यूस करना, ठीक है ना, प्रेरित करना, फैराडे लॉ में इंडक्शन जहां वर्ड आता है, ठीक। तो इंड्यूस करने को ही क्या कहते हैं? स्टिमुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ड आइंस्टीन ने यूज कर दिया अपने पेपर में 1915 में। 1915 में आइंस्टीन ने लेजर वर्ड यूज किया था, ठीक है। लेजर वर्ड सबसे पहले आया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लेजर का। आप पढ़ेंगे लेजर, आपको समझ में आएगा। अभिनव सर आपको दूसरे सर जो है वो पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था बेटा? स्टिमुलेटेड वर्ड यूज किया था। और 1916 में जाकर के पहला लेजर बना था। तो 45 साल बाद आइंस्टीन पेपर पे लिख दिए थे कि लेजर इसी से बनेगा। 45 साल लग गया था उसको बनाने में, ठीक है ना। आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इसीलिए, ठीक। कभी और क्यों बड़े साइंटिस्ट थे भी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक। तो स्टिमुलेटेड जो वर्ड था, इसका मतलब क्या होता है? इंड्यूस करना, नॉर्मल बोलचाल में। और आइंस्टीन ने क्या वर्ड यूज किया? स्टिमुलेटेड। तो आइंस्टीन जो थे उनकी जो वोकैबलरी थी बहुत अच्छी थी, वो ऐसा वर्ड दे करके चले गए। जैसे रिलेटिविटी में एक वर्ड होता है आपका इनवेरिएंट, कभी सुना आप लोगों ने? इनवेरिएंट रिलेटिविटी में ही सुनेंगे आप, इनवेरिएंट। एक और वर्ड आप सुनेंगे डायलेशन, डायलेशन, डायलेशन। एक और वर्ड आप सुने कॉन्ट्रैक्शन, तो खैर कॉमन हो गया। इनवेरिएंट, अब इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? तो रिलेटिविटी में आप इनवेरिएंट पढ़ते हैं और जगह पे आप कांस्टेंट बोल देते हैं, इसी को कांस्टेंट बोल देते हैं। तो इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, जो चेंज ना हो, कांस्टेंट है वो। तो आइंस्टीन ने इनवेरिएंट वर्ड दिया, रिलेटिविटी में यूज किया, इनवेरिएंट वर्ड यूज हो जाता है। डायलेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। सैलरी बढ़ती घटती है आप लोगों की, उसी को इंक्रीमेंट कहते हैं। सैलरी खैर अभी कहाँ मिलती होगी, ठीक है, इंक्रीमेंट कहते हैं उसको, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है ना। तो ये सब आइंस्टीन की देन है। अब इंक्रीमेंट वर्ड आप जानते हैं, इंक्रीज वर्ड आप जानते हैं, और वो नहीं यूज किया, डायलेशन यूज कर दिए, है ना। कांस्टेंट वर्ड आप जानते हैं, उन्होंने इनवेरिएंट वर्ड यूज कर दिया। इसी तरीके से एक वर्ड होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम। और बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये सब,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट है क्या कि ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर होमोजीनियस एंड ऑल द डायरेक्शंस आर आइसोट्रोपिक। अब देखिए यहाँ बड़े बड़े भारी भरकम शब्द यूज हो गए, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। तो इसका मतलब क्या होता है? उस पोस्टुलेट का मतलब ये था कि अगर किसी फिजिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना हो, किसी फिजिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना हो, तो जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे एलिजिबल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बात समझ आ रहा है ना कि मान लीजिए अगर 11 तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है तो 11 एलिजिबल है किसी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर अभी 11 में तो करेंगे नहीं, हम कौन सा चूज करेंगे जिसमें आसानी से हो जाए, क्योंकि हम तो भैया इंसान है, इंसान आलसी होता ही है। तो हम लोग वो प्रॉब्लम चूज करते हैं जिसमें आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। सॉल्व 11 कर सकते हैं, सॉल्व 11 जो भी 11 कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 11 कर सकते हैं, पर अपनी सुविधा के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक से दूसरे में जाने पे क्या नियम कानून लगता है। जैसे आप मीटर सेंटीमीटर में जाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं आप, उसी तरीके से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में अगर जाते हैं हम तो कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा भाई। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे में आप जा रहे हैं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ नियम कानून अलग है, वहाँ नियम कानून अलग है। बात समझ आ रहा है ना। तो उसी सबको हम लोग को इसमें क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक और वर्ड होता है ऑल डायरेक्शंस आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ये x होता है इधर, इधर आप y ले लेते हैं, इधर आप क्या लेते हैं, z ले लेते हैं, ये ओरिजिन हो गई आपकी। तो आइसोट्रोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल के मोशन को हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ये मतलब होता है उसका। ये नहीं है कि हम खाली x में चलेंगे, x में ले लेते हैं सुविधा के लिए, कि एक लेना है तो x ले लो भैया, तुम समझ रहे अपना। अब ये नहीं कि x में ही चलेगा पार्टिकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है, ठीक है ना। मतलब सारे डायरेक्शंस क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब आइडेंटिकल, समझ लीजिए आइडेंटिकल होते हैं। और सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में बेटा हम लोग यही सब काम क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए थर्ड पेपर जो आपका उसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में हम लोग मिटा देते हैं, तो आता है यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में हम लोग जो एटम जो न्यूक्लियस होता है उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। लेजर का कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाता है। मतलब ले दे करके समझिए आप 1914 से लेकर के 1920 तक की चीजें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। या 1920 क्या 1920 तो वो ज्यादा ही हो गया, 1915-16 तक की चीजें पढ़ते हैं। अब ये भी देखिए 100 साल पुराना है, फिर भी मॉडर्न है क्योंकि उस समय उसको नाम मॉडर्न दे दिया गया था। मॉडर्न है पर 100 साल पुराना है। अब 100 साल हो गया इसको, आराम से 100 साल हो गया भाई, 2020 चल ही रहा है आपका, 100 साल हो गया इसको। तो 100 साल पुराना है फिर भी क्या है, मॉडर्न है। फिजिक्स की खासियत होती है कि नाम मॉडर्न दे दिया आपने, पर क्या है वो भी 100 साल पुराना है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पर होते हैं हमारे, फिर एक्साइटेड स्टेट में चल जाते हैं, उनको एनर्जी अगर आप दें तो, या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो उसकी स्टडी हम लोग क्या करते हैं, उसमें करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है ना बेटा, वो होता है 3 तरह की मैकेनिक्स जो आपको पढ़ाई जाती है। तो जान लीजिए, सीख लीजिए कि 3 तरह की मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। 3 तरह की जो मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। पहली मैकेनिक्स बेटा क्या होती है आपकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या होती है पहली मैकेनिक्स बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स। पहली जो मैकेनिक्स है आपकी वो क्या है बाबू, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। दूसरी मैकेनिक्स क्या है आपकी, क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तीसरी मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये 3 तरह की मैकेनिक्स होती है। अब जाहिर बात 3 अलग अलग मैकेनिक्स है तो तीनों का नाम होगा, कुछ तो चक्कर होगा उसमें, ठीक है ना। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम क्या होती है और स्टैटिस्टिकल क्या होती है। आज अगर नहीं समझा पाएंगे तो नेक्स्ट टर्म तक कवर कर देंगे, ठीक है। देखिए समझिए पहले क्लासिकल मैकेनिक्स तो आप सब पढ़ करके आते हैं, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं।
जो न्यूटन की मैकेनिक्स थी उसी को बेटा क्या कहते हैं हम, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझिए, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसकी शुरुआत कब से हुई थी या शुरुआत कैसे हुई थी, वही बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी ना, उसके लिए जो अभी की कंडीशन है जो हम सब फेस किए हैं, लॉकडाउन वाली कंडीशन, वो रिस्पॉन्सिबल थी। हुआ क्या था, 1600 समथिंग में जब न्यूटन एक्टिव थे तो उस समय यूरोप में प्लेग फैल गया था। अगर आप लोग साइंस पढ़ते हैं, आप व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से तो आप लोग पढ़े ही हैं, व्हाट्सअप फेसबुक यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक चला था कि हर 100 साल पे बीमारी क्या होता है, रिपीट होती है, ठीक है ना। ये व्हाट्सअप फेसबुक यूनिवर्सिटी में बहुत वायरल हुआ था पोस्ट, कुछ लोग स्टेटस लगाना भी शुरू कर दिया, ठीक। तो जो न्यूटन का जो टाइम था, उस टाइम पर लंदन में क्या था, प्लेग फैला था, यूरोप में बेसिकली पूरा प्लेग फैल गया था, ठीक। तो हुआ क्या, प्लेग फैल गया, तब ये सिचुएशन होगी लॉकडाउन वाली, तो सबको जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वहाँ के बंद हो गए, और लोग बताते हैं कि 70% आबादी वहाँ की खत्म हो गई थी, और 70% जो पॉपुलेशन थी उस प्लेग से खत्म हो गई थी। इतनी भयंकर तबाही थी भाई। प्लेग ऐसी बीमारी होती है, प्लेग या कोई भी जो पैंडेमिक होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है, वैक्सीन पे। उस समय साइंस उतनी डेवलप थी नहीं कि वैक्सीन बनाई जा सके, ठीक है ना। अगर ये कोरोना की वैक्सीन नहीं आई होती तो अब सोचिए कितनी तबाही मची होती। वैक्सीन आने की वजह से चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में हो गई, ठीक है। या कोरोना अपने मूड से काम करता है, कभी फर्स्ट वेव में देखी होती तबाही हुई नहीं, सेकंड में बहुत सारे लोग मर गए। आपके आसपास भी आपने देखा होगा, फर्स्ट वेव में शायद ही कोई कैजुअलिटी सुनने में आई होगी, सेकंड वेव में कोई ना कोई आपके आसपास ज़रूर गया होगा। ये सबके साथ था, कोई ना कोई क्लोज का, कोई ना कोई पास का ज़रूर गया सेकंड वेव में, ठीक। थर्ड वेव भी आने की तैयारी थी, तब तक इंजेक्शन लग गया लोगों को, तब सिचुएशन क्या थोड़ी सी नॉर्मल है, ठीक। उसके लिए और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं। अब जब वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं, मतलब जो जैसे आपका एक शहर है, देखिए क्या नाम है उसका, अरे यार एक शहर है आपका, देखिए उसका नाम नहीं याद आ रहा हमको, या वेस्टर्न पार्ट जो भी आपका यूरोप का पार्ट है या अमेरिका का पार्ट है, वहाँ पे देखिए होता क्या है ना, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पे जो डेथ रेट था वो ज़्यादा था, बहुत लोग मरे वहाँ पे। इंडिया में डेथ रेट उतना नहीं था। अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हैं व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से, तो पता चलता होगा कि इंडिया में जो डेथ रेट था बहुत कम था, वो बहुत कम था। जो फॉरेन कंट्रीज में डेथ रेट ज़्यादा था। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना, बहुत साफ़ सुथरी होती हैं वो, तो वहाँ पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता है, और यहाँ पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका होता है, दुनिया भर का टीका लगाया जाता है। अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं टीवी पर, आप देखते होंगे तो, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया में लोग बच गए, क्योंकि जितने लोगों को टीका लगाया गया था बचपन में, उनकी इम्यूनिटी क्या थी, अच्छी थी। और जो फॉरेन कंट्रीज थी वहाँ पे साफ सफाई रहती है, तो वहाँ पर टीका लगाने की जरूरत कोई पड़ती नहीं थी, तो वहाँ पर जो डेथ रेट था बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा था। तो सोचिए, जो गंदगी में रहना भी हम लोगों के लिए क्या कर गया, फ़ायदा हो गया। अगर गंदगी यहाँ पे नहीं होती, हाइजीन लेवल यहाँ पे लो नहीं होता, तो वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे भी उतनी तबाही मच जाती। पर क्योंकि हाइजीन लेवल यहाँ का लो है, यहाँ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे देखिए आजकल तो बच्चा कोई भी अगर हॉस्पिटल में सुनते हैं कि ऑपरेशन से हुआ है तो 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में रखा ही जाता है। वो किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को इंक्यूबेटर, एक छोटा डब्बा होता है जिसमें बच्चों को रखा जाता है, उसमें रखा ही जाता है उसको, ठीक है ना। तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या था कि ये सब दिक्कत नहीं होती है, तो वहाँ पे टीका नहीं लगता था बच्चों को, और यहाँ पे क्या टीका लग जाता था, इसलिए यहाँ पे जो डेथ रेट था वो कम था, और फॉरेन कंट्री डेथ रेट क्या था, बहुत ज़्यादा था। लोग परेशान हो गए थे एकदम से, ठीक है। और भी कई सारे टर्म्स होते हैं, किसी दिन समझाएंगे आपको कोरोना के बारे में, ठीक है। तो ये सिचुएशन, सेम सिचुएशन उस समय लंदन में थी 1600 के आसपास, मतलब आज से 400 साल पहले, 400 साल पहले ये सेम सिचुएशन थी। तो हुआ क्या, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद हो गए, जहाँ पढ़ते थे न्यूटन जिस यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई। अब भाई घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, तो न्यूटन जो थे अपने घर चले गए। अब आज क्या है, आज हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, टेलीग्राम है, उससे वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं हम, दुनिया भर की चीज़ें, यूट्यूब है। उस समय तो ऐसा कुछ व्यवस्था थी नहीं, तो अब आदमी खाली बैठा है तो क्या करेगा, सोचेगा ही। तो वो सोचे कि भैया एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, दिमाग खाली था, इससे पहले नहीं सोच सकते थे। और सही बात है भाई, जब आप खाली होते हैं ना तभी आप सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो आप उलझे रहते हैं। तो वो सोचे बेचारे, और सोच करके उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स या जो अपनी मैकेनिक्स थी उसकी क्वालिटी डेवलप की। और लोग बताते हैं कि जो एप्पल, जो स्टोरी आप सुनते हैं ना कि एप्पल उनके सर पे गिरा था, तो जो पेड़ था वो जहाँ वो सोते थे वो सामने एक विंडो था, और उसी विंडो से वो पेड़ क्या था, दिखता था। जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, आपका न्यूटन के एक्टिव होने के लिए लॉकडाउन की जो सिचुएशन थी वही रिस्पॉन्सिबल थी,
अगर लॉकडाउन नहीं हुआ था उस समय तो शायद हम आप पढ़ ही नहीं रहे होते। न्यूटन भी हमारी आपकी तरह से ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते, जो पढ़ाया जाता पढ़ लेते, कुछ ऐसी मैकेनिक्स वो खास डेवलप नहीं कर पाते। और न्यूटन ने 2 ब्रांच डेवलप की, एक क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एक ऑप्टिक्स, और दोनों ही मुश्किल होती है। ऑप्टिक्स में भी अगर सवाल आपको घुमा के पूछ दें आप नहीं कर पाएंगे, मैकेनिक्स में भी अगर सवाल आपको घुमा के पूछ दें आप नहीं कर पाएंगे। आप सब इंटर पास हैं, पर इंटर का एक सवाल अगर हम घुमा के पूछ दें तो आप नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही होता है, मुश्किल होता है। बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट कोई है तो बात दूसरी, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब मेरा ये कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी बेटा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसकी शुरुआत किसने की थी? न्यूटन ने, और यही सब सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल थी उसके लिए। ठीक, अब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स किसके बारे में बात करें? देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स की खासियत क्या होती है? क्लासिकल मैकेनिक्स में 2 बिहेवियर हमारे होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है। एक होता है हमारा वेव और एक होता है हमारा पार्टिकल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना, वो पार्टिकल और वेव को क्या करती है? अलग अलग ट्रीट करती है। आप भी अलग अलग करते हैं भाई, मैकेनिक्स आप अलग पढ़े थे, वेव वाला चैप्टर आपने अलग पढ़ा था, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है और जो वेव होता है, दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे आपको हम समझाते हैं। जब न्यूटन एक्टिव थे उस समय, तो न्यूटन ने अपना लाइट के लिए, लाइट के प्रोपगेशन के लिए ऑप्टिक्स, हमने आपसे कहा नहीं, न्यूटन जो है मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स में क्या थे? बहुत एक्टिव थे। उनकी ही देन है कि मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स से कई सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। तो उन्होंने लाइट के प्रोपगेशन के लिए एक अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, जिसको कणिका सिद्धांत कहते हैं। अगर आप लोग नाम सुने हो तो, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कणिका सिद्धांत। उसमें क्या था? उसमें न्यूटन ने यह माना था कि जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है? मिलकर के बना होता है। उसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, हिंदी में कणिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इस मतलब इस कंसिडरेशन को लेकर के कि लाइट हमारी क्या है? पार्टिकल है, उन्होंने लाइट का जो बेसिक फिनोमेना था, क्या बेसिक फिनोमेना होता है आपका? रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का, उसको क्या किया था बेटा? एक्सप्लेन किया था। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन न्यूटन ने पार्टिकल या कॉर्पस्कल मान करके क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। ठीक, उसी के पैरेलल 30-40 साल 50 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, हाइगेंस। अगर आप लोग नाम सुने हो तो, नाम तो आपने सुना ही होगा, हाइगेंस। इंटर में आपको पढ़ाया जाता है हाइगेंस, ठीक है ना, या ऑप्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा हाइगेंस को, ठीक है ना। तो हाइगेंस आए, उन्होंने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को वेव मान के क्या किया? एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट क्या है? वेव है, और वेव मान करके उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बेटा क्या किया? एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने क्या माना? पार्टिकल। हाइगेंस ने क्या माना? वेव, ठीक है ना। पर क्योंकि न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे और बड़े लोगों की बात सुनी जाती है, तो लोगों ने क्या किया कि भैया, लोगों ने कहा कि भैया क्योंकि न्यूटन बड़े साइंटिस्ट हैं तो न्यूटन की बात सही है और हाइगेंस की बात क्या है? गलत है। उन्होंने नकार दिया, कहा नहीं, हाइगेंस झूठ बोल रहे हैं, हाइगेंस खराब आदमी, छोड़ो उनको, वो गलत कह रहे हैं। लाइट जो है वो वेव नहीं है, लाइट क्या है बेटा? पार्टिकल है। ठीक, अब आप समझिए, साइंस और डेवलप होती गई तो डिबेट वहीं खत्म हो गई। लोगों ने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल है, वेव, हाइगेंस की वेव थ्योरी क्या है? गलत है। ठीक, लोग नकारने में टाइम लगाते हैं। कोई साइंटिस्ट के जिंदगी भर का काम लोग 2 मिनट में नकार देते हैं कि नहीं वो गलत कह रहा है, हटाओ, कोई गा रहा है फालतू का। ठीक, अब धीरे धीरे जब साइंस डेवलप हुई, तो एक फिनोमेना होता है आपका डाइफ्रैक्शन का। कभी सुना आप लोगों ने डाइफ्रैक्शन? पर सुना गया है, सेकेंड ईयर में पढ़ाई होगा, डाइफ्रैक्शन सुना होगा। तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है कि भैया लाइट है, वो किसी अपर्चर से क्या हो रही है? पास कर रही है। तो होता क्या है कि ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, तो लाइट क्या होगा आपका? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लाइट का फिनोमेना देखने को क्या होगा बताइए? मिलेगा, ठीक है ना। लाइट का फिनोमेना आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को क्या होगा बताइए? मिलेगा, पूरी रीजन में, ठीक है ना। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग बात थी। कैसे इंटरेस्टिंग बात थी कि अब लोगों या न्यूटन के हिसाब से लाइट क्या था? पार्टिकल था। तो लाइट बेटा अगर पार्टिकल होता तो यहाँ से जिसने एंट्री की और यहाँ से सीधे आकर के वो कहीं सेंट्रल पार्ट पे क्या करता? हिट करता, ठीक है ना। ये पार्टिकल बिहेवियर है कि भाई जितनी जगह मिली उसमें से हम घुस गए और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। अब इस रीजन में आना पार्टिकल बिहेवियर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, या पार्टिकल बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, है ना। अब लोगों को समझ में आया कि नहीं भैया, जो हाइगेंस थे उनकी बात क्या थी? सही थी। ये एक्सपेरिमेंट ग्रिमाल्डी ने किया था, जो अगर आप डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे ग्रिमाल्डी ने ही डायफ्रैक्शन को किया था, खोज किया था, ठीक है ना। तो
फ्रेस्नेल फ्राउनहोफर दो क्लास होती है, वो अलग चीज़ है डायफ्रैक्शन की, पर खोज किसने की थी? ग्रिमाल्डी ने। ग्रिमाल्डी ने खोज की थी डायफ्रैक्शन। खोज क्या? ऑब्जर्व किया होगा डायफ्रैक्शन को, ठीक। तो हुआ क्या कि अब लोगों को बात समझ में आ गई कि यार न्यूटन की बात जो थी वो गलत थी, क्योंकि लाइट अगर पार्टिकल होता तो लाइट ऐसे सीधे आकर के हिट करता, ठीक है ना। अब लाइट क्योंकि उस रीजन में जा रहा है जो उसका रीजन नहीं हो सकता, इसको ज्योमेट्रिकल शैडो भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल शैडो में लाइट चला जा रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हाइगेंस की जो बात थी क्या थी, वो सही थी, और लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है बेटा? वेव है। और न्यूटन को लोगों ने गलत कर दिया, ठीक। डिबेट फिर खत्म हो गई, डिबेट फिर 100-150 साल आगे बढ़ा। देखिए 5-10 मिनट 100-150 साल आगे बढ़े आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर से हम लोग 100-150 साल आगे बढ़ गए, ठीक। फिर एक साइंटिस्ट आया आपका, आपने नाम शायद सुना उनका, हर्ट्ज। सुना है कभी? कहाँ सुना है आपने? यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं नहीं सुनेंगे उनको, ठीक है ना। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या भी हम बताते हैं, ठीक। तो जो हर्ट्ज थे, उन्होंने लैब में सबसे पहले एक लाइट का एक फिनोमेना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम सुना आप लोगों ने? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हर्ट्ज ने क्या किया था बेटा? ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा क्या किया? ऑब्जर्व किया, ठीक। पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तब तक लोग मान चुके थे कि लाइट क्या है? वेव है, और वेव थ्योरी से उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वो, तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था वो। अब मैटर फंस गया। अब एक और साइंटिस्ट आए उन्हीं के पैरेलल, उनका नाम था प्लैंक। नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट आप बीएससी थर्ड में कैलकुलेट भी करेंगे। प्लैंक कांस्टेंट आप जब लैब में जाएंगे तो फोटो सेल का एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, तो वहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट आपको कैलकुलेट कराया जाता है। तो बच्चे परेशान रहते हैं। क्या परेशान रहते हैं? अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बच्चे याद करते हैं 6.6 × 10⁻34। यूनिट क्या होती है इसकी? जूल सेकेंड, ठीक है ना, जूल सेकेंड, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक। अब आप लैब में जाते हैं तो आप परेशान रहते हैं। लैब में आप कैलकुलेट करेंगे तो आता है 1.3 × 10⁻34। अब बच्चा परेशान रहता है कि यार मेरा गलत है। तो गलत नहीं है वो। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इस फैक्टर की वजह से इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मायने नहीं रखता। ये ऑर्डर आना चाहिए बस। तो बच्चों को हम समझाते हैं भैया अगर ये ऑर्डर आया है तुम्हारा 10⁻34 का, फिर तुम्हारा क्या है? कैलकुलेशन सही है। अगर ये ऑर्डर नहीं आता मतलब कैलकुलेशन तुम्हारी क्या थी? गलत थी, ठीक है ना। लैब में आप जाएंगे, आपके सामने सिचुएशन आएगी है 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार होती तो ये वैल्यू है, वैल्यू ये आ रही है, ठीक है ना। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फैक्टर इतना छोटा है कि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो फर्क इसको नहीं पड़ेगा। ऑर्डर बस गलत नहीं होना चाहिए 10⁻34 का। बात समझ आ रहा है आपको? तो जो प्लैंक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो सन से जो एनर्जी निकलती है ना, उन्होंने कहा कि सन से जो एनर्जी हमारी निकलती है वो पैकेट के फॉर्म में निकलती है, फोटॉन्स के फॉर्म में निकलती है। और उन्होंने आपने पढ़ा होगा प्लैंक हाइपोथेसिस, बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मल फिजिक्स में प्लैंक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है ना। खूब लंबा डेरिवेशन होता है वो। तो प्लैंक हाइपोथेसिस जो होता है उन्होंने दिया था प्लैंक ने, और क्या कहा कि सन से जो एनर्जी निकलती है वो पैकेट के फॉर्म में निकल, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नहीं, बेसिकली एक केमिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया था फोटॉन। उन्होंने कहा था सन से एनर्जी निकलती, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, और उन पैकेट्स को फोटॉन नाम एक केमिस्ट थे उन्होंने दिया था, ठीक है। तो प्लैंक ने क्या कहा कि सन से एनर्जी निकलती है पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक। अब एक और साइंटिस्ट हुए आपके सबसे स्मार्ट, आइंस्टीन। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, इनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है कि नहीं? आइंस्टीन। इन्होंने क्या किया? प्लैंक हाइपोथेसिस की बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। और किया कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मेटल का सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर फोटोन हमारे क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट हो रहे हैं एच न्यू एनर्जी के। फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं एच न्यू एनर्जी के, ठीक। तो ये फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है ये क्या करेगा? ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? फ्री करेगा, ठीक है ना। तो इस फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन जिसको कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन का वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए क्या होती है? चाहिए होती है, प्लस जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके क्या कर जाएगा? भाग जाएगा। तो जितनी एनर्जी दिया उतनी एनर्जी मिल गई। तो बेसिकली है क्या? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
भाई जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उतनी आपको मिल जा रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि नहीं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ये। तो देखिए कितने स्मार्ट साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। प्रैक्टिकल किसका था? ऑब्जर्वेशन किसकी थी? हर्ट्ज की। हाइपोथेसिस किसकी थी? प्लैंक की। लगाया क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और नोबेल प्राइज लेके अपने घर चले गए वो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। मिला कब था? 10 के आसपास शायद मिला था उनको, याद नहीं है डेट यार, हमको थोड़ी याद नहीं रहती है। 10 के आसपास शायद उनको नोबेल प्राइज मिला था, इसी के लिए मिला था। अब सोचिए आप, इसलिए आइंस्टीन तेज है। आइंस्टीन इसलिए तेज है बिकॉज ही वॉज अ स्मार्ट वर्कर, वो स्मार्ट वर्कर थे वो। ऑब्जर्वेशन किसकी? हर्ट्ज को आप नहीं जानते हैं, आप अगर यूनिट नहीं होता तो आप हर्ट्ज को जानते भी नहीं, ठीक है ना? प्लैंक को आप कांस्टेंट के लिए जानते हैं। सोचिए आप, किसकी ऑब्जर्वेशन थी? हर्ट्ज की, उन्होंने लैब में ऑब्जर्व किया था। प्लैंक की क्या थी? थ्योरी थी। बेसिक प्रिंसिपल था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, या किसी मैकेनिकल सिस्टम में टोटल ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है, आपने पढ़ा हो। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक? उसको अप्लाई करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और घर अपना नोबेल प्राइज लेके क्या हो गए? चले गए, ठीक है ना? तो आइंस्टीन उस लेवल के साइंटिस्ट थे, इसलिए आइंस्टीन का नाम है, इसलिए आइंस्टीन का लोग नाम लेते हैं। ऐसा नहीं था कि आइंस्टीन के पैरेलल साइंटिस्ट नहीं हुए थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे। आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो एक नाम आएगा आपके सामने, डिराक। जो क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं ना, पूरी फॉर्मुलेशन डिराक की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की। आइंस्टीन ने कभी क्वांटम मैकेनिक्स को सपोर्ट नहीं किया था, क्यों नहीं किया था हम बताएंगे। और नहीं सपोर्ट करते, जो उसके अगेंस्ट में थ्योरम उन्होंने दिए थे क्वांटम मैकेनिक्स के, वही क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक थ्योरम हो गए। वो मान ही नहीं सकते थे। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी पे डील करती है, प्रोबेबिलिटी पे डील करती है कि अगर एक सिचुएशन है तो उसके कई सारे आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे पासा फेंकते हैं ना, पासा फेंकते हैं तो पासा के ऊपर वाला जो मतलब जो आपका आता है, जो रिजल्ट आता है, उससे कई सारे आउटकम्स हो सकते हैं। वैसे ही किसी इवेंट के कई सारे आउटकम्स क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कहता, क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि नहीं, एक इवेंट का एक ही आउटकम पॉसिबल है, पर क्वांटम मैकेनिक्स कहता है नहीं, एक इवेंट के कई सारे आउटकम्स क्या है? पॉसिबल है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है प्रोबेबिलिटी पे काम करता है वो, और क्लासिकल मैकेनिक्स आपका किस पे काम करता है? एग्जैक्ट थ्योरी की बेसिस पे क्या करता है? काम करता है, ठीक है ना? तो आइंस्टीन जो थे बेटा, उनके पैरेलल कई सारे साइंटिस्ट हुए, पर आइंस्टीन का नाम क्यों लिया जाता है? बिकॉज ही वॉज अ स्मार्ट वर्कर, स्मार्ट वर्क करते थे वो, और तेज भी थे भाई, तेज थे, इसमें कोई दो रह नहीं है, बट स्मार्ट वर्कर थे वो। डिराक थे, एक और साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का इंजीनियर थे, आपने नाम सुना होगा उनका, निकोल टेस्ला। निकोल टेस्ला, टेस्ला वर्ड तो आप जानते होंगे, मैग्नेटिक यूनिट होती है, वही हम कह रहे हैं ना, ऐसे आप जानते होंगे यूनिट के फॉर्म में, ठीक है ना? निकोल टेस्ला। एक बार आइंस्टीन से पूछा गया कि 19वीं सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी का, 20वीं सेंचुरी का आप सबसे तेज दिमाग हैं, तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं, आपको टेस्ला से पूछना चाहिए, क्योंकि सबसे तेज दिमाग उनका है, मेरा नहीं है। और समझा रहा आपको? तो जो आइंस्टीन जो थे वो ऐसे ही थे, मतलब ही वॉज वेरी कनिंग एंड वेरी शार्प, ठीक है? चलिए फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्न में बताएंगे। मंडे को मेरा टर्न रहेगा, ठीक है? तो मंडे को मेरा टर्न कब रहेगा? 7 से 8 रहेगा, ठीक है ना? आज थोड़ा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना पड़ा था। मंडे को 7 से 8 मेरा टर्न रहेगा, तो यहीं से बेटा फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और तीनों तरह की मैकेनिक्स क्या होती है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो, 1-2 दिन लगता है यार सिलेबस समझाने में, हमको तो लगता ही है 1-2 दिन यार सिलेबस समझाने में। हम डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं आ सकते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आने का मतलब फिर होता है ना, फिर आप समझेंगे नहीं, फिर आप याद करेंगे, और वो मेरा रूल नहीं है। हम चाहते हैं आपको याद ना करना पड़े, समझे पहले आप, याद तो करना ही अल्टीमेटली है। 20-20, 30-30 इक्वेशन बनेंगे एक डेरिवेशन में, तो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, चलो।